हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परिवहन क्या है, परिवहन की विधाएं और सड़क परिवहन और महामार्ग पढ़ेंगे और रेल मार्ग पढ़ेंगे। इसमें रेल मार्ग हम दो मार्ग पढ़ेंगे जो है पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग। और जल परिवहन देखेंगे और वृहद ट्रंक मार्ग देखेंगे जो उत्तरी अटलांटिक का समुद्री मार्ग है। राइन जल मार्ग देखेंगे, स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में जानेंगे और साइबर स्पेस वायु परिवहन एवं पाइपलाइन परिवहन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि परिवहन क्या होता है। तो व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या आने जाने में जो सेवाएं या सुविधा होती है उसी को ही परिवहन कहते हैं। तो परिवहन की कौन कौन सी विधाएं हैं, किस किस तरह से परिवहन होता है। तो एक तो स्थल परिवहन होता है, एक जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, ये चार होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो स्थल पे परिवहन होता है। तो सबसे पहले सड़क का परिवहन होता है। तो अधिकांश वस्तुओं का संचालन स्थल द्वारा होता है, आपको भी पता है। इसलिए सड़क परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण है और छोटी दूरियों जैसे कि आसपास में जाने के लिए आर्थिक दृष्टि से मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना ही हम सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सड़कों द्वारा माल परिवहन महत्वपूर्ण होता है और क्योंकि जो सड़क है वो परिवहन से मालों को घर से घर तक वस्तुओं को पहुँचाता है। अगर आप लोग ट्रेन से अपना जो भी सामान है उसको लेके आओगे तो वो तो अपना स्टेशन पे जाएगा, घर तक तो नहीं आएगी ना ट्रेन। तो इसलिए जो सड़क परिवहन है वो इसके लिए बहुत लाभदायक है। और अब हम देखते हैं कि इसका लाभ यह भी है कि जो कच्ची सड़कें हैं उनके निर्माण की दृष्टि से सरल होती है। जो कच्ची सड़कें हैं वो मतलब उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और सड़कें किसी भी देश के व्यापार को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। अगर सड़क अच्छी नहीं होगी तो कोई भी मतलब घूमने नहीं आएगा उस जगह दोबारा से, अगर एक बार आ गया तो इसलिए अगर सड़क बढ़िया रहती है तो मतलब वो देश के लिए अच्छा रहता है कि हाँ ये देश मतलब अच्छा है, विकसित हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो सड़क परिवहन है उससे क्या क्या हानि हो सकती है। तो इसमें एक कमी है कि जो सड़क परिवहन है वो सभी ऋतुओं में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं रहता है। क्योंकि अगर वर्षा होती है तो उसमें जो सड़क है वहाँ पर गड्ढे रहते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, तो वो उस टाइम पर उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि उसमें ना कोई मोटर चल सकती है और ना ही कोई व्यक्ति चल सकता है। और यहाँ तक कि अगर पक्की सड़कें भी अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित होती है। मतलब कि अगर बाढ़ आ जाएगी तो पक्की सड़कें भी कुछ नहीं कर पाएंगी और सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर भी भारी खर्च होता है। मतलब कि इसमें भी बहुत पैसा खर्च होता है सरकार का। अब हम देखते हैं कि महामार्ग क्या होता है। तो महामार्ग दूर दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ही दूर है उनके लिए महामार्ग बनाए जाते हैं। अब इनका निर्माण बहुत अच्छे से होता है ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। जो आपने देखी होगी कि जो हाईवे है उसकी सड़कें कितनी मजबूत होती है और उसमें कितनी सारी मतलब कि जो वाहन है वो चलते रहते हैं, तो इसलिए उसको मजबूत बनाना होता है। और विकसित देशों में प्रत्येक नगर महानगरों से जुड़े हुए हैं, मतलब कि जैसे भी कोई शहर वगैरह है ये सब मतलब गाँव वगैरह, तो सारे नगर मतलब जो महामार्ग है, बड़ा मार्ग है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें अलग अलग यातायात लाइन, पुलों मतलब फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों के युक्त से 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। मतलब कि इसमें पुल भी बनाए जाते हैं, मतलब सब चीज़ की व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत जो महामार्ग होता है। अब हम देखते हैं जो महामार्ग है वो विश्व में किस तरह है, मतलब किस तरह से फैला हुआ है महामार्ग। तो हमारे सबसे पहले जो अमेरिका है वो महामार्गों का घनत्व तो बहुत ऊंचा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सड़कें पाई जाती है अमेरिका में जो महामार्ग है वो सब। अब इसमें प्रत्येक स्थान महामार्ग से केवल 20 किलोमीटर दूर है, मतलब कि कोई भी जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही महामार्ग होता है। अब हम देखते हैं यूरोप में। तो यूरोप महामार्गों का विशाल जाल है, मतलब कि वहाँ पर जो सड़कें हैं उनका बहुत बड़ा जाल है महामार्गों का, मतलब कि और वाहनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। और यूरोप में महामार्गों की रेल मार्ग व जल मार्ग से मतलब कि ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये जो महामार्ग हैं। और जो भारत है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें अनेक महामार्ग हैं और नहरों को प्रमुख मतलब जो नगर हैं उनको प्रमुख नगर से जोड़ते हैं। और जो NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक एक सीधा का सीधा महामार्ग है। अब हम देखते हैं कि जो रूस है तो रूस सघन जाल है, मतलब कि वहाँ पर भी बहुत जाल है और अत्यधिक बड़ा क्षेत्र, मतलब बहुत बड़ा है ना रूस, आपने देखा होगा। तो होने के कारण उसमें महामार्ग से ज़्यादा रेल मार्ग मतलब कि जो रेल मार्ग है उनका उपयोग होता है। और इसमें औद्योगिक प्रदेशों में भी अधिक महामार्ग हैं।
मतलब कि जहाँ पर मतलब जो कंपनी वगैरह होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महामार्ग हैं। और अब हम देखते हैं चीन, तो चीन में भी शगन जाल है और महामार्ग प्रमुख नगरों से जुड़े हुए हैं। और जो महामार्ग उनमें क्रिस क्रॉस है, मतलब कि जैसे 4 सड़कें हो जाती है एक साथ, तो मतलब वो क्रॉस करती है, तो वो सब है। अब हम देखते हैं रेल मार्ग, तो रेल मार्ग मैंने यहाँ पे 2 रेल मार्ग लिए हैं, तो एक तो है पार साइबेरियन रेल मार्ग और एक है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो अब हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो जो ये सबसे पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, मतलब कि ये रूस में है। और जो पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग है, मतलब जो पीटर्सबर्ग है उससे लेकर के व्लादिवोस्टोक तक है ये, मतलब कि इतनी दूर तक है ये, जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। और यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ, मतलब कि डबल रास्ते हैं इसमें वाला, विद्युत मतलब कि बिजली से चलता है वो वैसा रेल मार्ग है। और एशिया के प्रदेशों को पश्चिम के यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, मतलब कि जो एशिया है उसके जो पश्चिम के बाजार, मतलब यूरोप के बाजार है वहाँ तक जोड़ता है। और यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, मतलब यूराल पर्वत और येनिसी नदी से होकर गुजरता है। अब हम देखते हैं कैनेडियस रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर। और यह रेल मार्ग कनाडा में है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। और यह पूर्व में हेलीफैक्स से लेकर वैंकूवर तक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और संधि के तहत निर्माण होता, मतलब कि कोई संधि हुई थी जिसके तहत ये निर्माण हुआ था। पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। और इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। और क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को पेरी प्रदेश, गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इसको बनाया गया था। अब हम देखते हैं जल परिवहन, तो यह परिवहन अन्य साधनों की तुलना में सस्ता है, मतलब कि जल में सस्ता है ना, उसमें कोई मतलब जैसे सड़कों में खर्चा होता है उनको सुधारने के लिए, ना समुद्र में कोई खर्चा होता है, तो इसलिए ये सस्ता है। और इसमें सभी दिशा में मुड़ने वाले मार्ग है, मतलब कि अगर आपको इधर से दूसरी जगह पे जाना है तो आप उधर से उसी जगह से ही उस तरफ चल सकते हैं, बल्कि अगर आप सड़कों से जाते हैं तो दूसरी तरफ से नहीं जा सकते। और जो ये है इसमें सभी दिशा में मुड़ने का मार्ग होता है। और इन मार्गों के रख रखाव, मतलब कि इसमें भी खर्चा नहीं होता है ज़्यादा। और लंबी दूरी की यात्रा के लिए जल परिवहन ही सबसे सस्ता साधन है। और अगर आपको बहुत जल्दी जाना है, मतलब कि लंबी दूरी है और जल्दी भी जाना है, तो उसके लिए वायु परिवहन होता है जो मतलब कि महंगा होता है। और इसमें काफ़ी उन्नत सेवाएं होती हैं, जैसे परिषद कोष्ठक, अन्य मतलब कि सामानों को रखने के लिए ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। अब है यहाँ पर वृहद ट्रंक मार्ग, यह भी एक मार्ग है समुद्री। तो उत्तर अटलांटिका समुद्री मार्ग उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को आपस में मिलाता है, मतलब कि अटलांटिका और पश्चिमी यूरोप को आपस में मिलाता है ये। और यह विश्व का सबसे व्यस्त, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बिजी रहने वाला जल मार्ग है और इससे व्यापार होता है और इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर राइन जल मार्ग, ये भी दूसरा जल मार्ग है। तो यह नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है और रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी से मिलती है। और यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियस, नीदरलैंड के औद्योगिक मतलब कि जो प्रौद्योगिकी होती है उसके क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिका समुद्री मार्ग से जोड़ता है। हमारा टॉपिक है स्वेज नहर, तो इसका निर्माण हुआ था 1869 में और मिस्र में हुआ था। और इसमें भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाया गया था इसको। इसकी विशेषताएं हैं कि यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। और यह 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। और प्रतिदिन 100 जलयान मतलब कि 100 जहाज मतलब आते जाते हैं इससे। और इसमें समय बचता है 36 घंटे से 18 घंटे का समय बचता है इसमें, मतलब कि हम जो 36 घंटे का रास्ता होता है उसको हम 18 घंटे में कर पाते हैं। और चुंगी कर अधिक है, मतलब कि इसमें ज़्यादा कर होता है। और अब हम देखते हैं पनामा नहर, तो इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुआ था। और यह नहर पूर्व में अटलांटिका महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह पनामा नहर कोलोन तक फैली हुई है। और यह विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। इसकी लंबाई उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। और इसकी वजह से जो समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। और पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हुई है। और दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी इसकी भूमिका है और दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ा है।
अब हम देखते हैं जो साइबर स्पेस है। तो जो ये साइबर स्पेस है यह विद्युत द्वारा कम्युनिकेट, मतलब कि कंप्यूटर का एक काम है, स्पेस का संसार है। इसमें भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण या फिर प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है। अब इंटरनेट के लाभ देखते हैं। तो विश्व में करोड़ों लोगों द्वारा प्रयोग होता है इंटरनेट और आधुनिक संचार प्रणाली है। इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाया है और इसमें ई शिक्षा, ई वाणिज्य और आदि आसान बना दिया। अब हम देखते हैं वायु परिवहन। तो यह बहुत तेज है, मतलब कि फास्ट पहुंचाता है और यह महंगा है बस, और इसकी लंबी दूरी की यात्रा के लिए सर्वोत्तम है। मतलब कि अगर हमें बहुत दूर जाना है जल्दी से जल्दी तो यह उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है और आगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है और सैन्य रूप से भी महत्वपूर्ण, मतलब कि अगर कहीं पर हमला वगैरह ये सब होता है तो उसमें हेलीकॉप्टर वगैरह इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो यह उबड़ खाबड़ जगह में बिछाया जाता है और इसके रख रखाव पर खर्चा कम आता है और ईंधन की भी बचत होती है। और इसका बस यही दोष है कि इसमें लोच नहीं होती और रिसाव का पता लगाना मतलब बहुत कठिन होता है, और अगर मतलब ये कहीं से बीच में से फट जाता है तो इसकी मरम्मत कर पाना भी बहुत कठिन होता है। और यहाँ पे हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है और तेल के कुओं से उत्तर पूर्व राज्यों में तेल ले जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। और इसके मैंने और भी चैप्टर करवाए हैं, उसकी आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।